नमस्कार, जनादेश में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। जनादेश यानी देश में हो रहे लोकसभा चुनावों की स्पष्ट और निष्पक्ष खबरें। देश भर में चुनावी सरगर्मी रफ्तार पकड़ चुकी है। सभी पार्टियों के दिग्गज नेता प्रचार में जुट चुके हैं और जनादेश प्राप्त करने के लिए ताकत झोंक रहे हैं। बताएंगे आपको क्या रही दिन भर की चुनावी सरगर्मियां और चुनावी हलचल। साथ ही जानेंगे जमीनी सियासी हकीकत क्या है और मौजूदा समीकरण किस ओर कर रहे हैं इशारा। चर्चा में हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे संवाददाता जो बताएंगे जमीनी हकीकत और साथ ही जुड़ेंगे खास मेहमान भी जिनसे जानेंगे क्या है सियासी समीकरण। तो आइए शुरू करते हैं अपना खास कार्यक्रम जनादेश, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं चुनावी सुर्खियों पर। इंडी गठबंधन की कल की रैली में मैच फिक्सिंग और देश में आग लगने जैसे बयानों पर घिरे राहुल गांधी। भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से की शिकायत। कठोर कार्रवाई करने के साथ ही राहुल गांधी के भाषण पर रोक लगाने की भी मांग। चुनाव आयोग ने महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में भाजपा सांसद दिलीप घोष और कांग्रेस नेता सुप्रिया सुले को दी सख्त चेतावनी। बताया आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन। कहा सार्वजनिक बयान देते समय बरतें सावधानी। कचहरी श्रीलंका को सौंपे जाने के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डीएमके और कांग्रेस पर साधा निशाना। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पूर्व की कांग्रेस सरकारों की उदासीनता को ठहराया जिम्मेदार। डीएमके और कांग्रेस ने कहा मूल मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश। कांग्रेस के खिलाफ लोकसभा चुनाव तक कोई कार्रवाई नहीं करेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। कांग्रेस की याचिका पर सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने किया आश्वस्त। आयकर विभाग ने 3,567 करोड़ रुपए वसूली का थमाया है नोटिस। वरिष्ठ भाजपा नेता राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई पार्टी घोषणा पत्र समिति की बैठक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जोधपुर में चुनावी रैली को किया संबोधित। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में तेलंगाना के लिए पार्टी उम्मीदवारों के नाम पर मंथन। और लोकसभा चुनाव को लेकर बढ़ती सरगर्मी के बीच वार पलटवार की राजनीति तेज हो गई है। इस बीच रामलीला मैदान में कल हुई इंडी गठबंधन की रैली में दिए बयान को लेकर राहुल गांधी अब फंसते नजर आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के नेतृत्व में भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने आज चुनाव आयोग से मुलाकात कर राहुल गांधी के बयानों की शिकायत की और सख्त कार्रवाई की मांग की। हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि राहुल गांधी ने चुनाव में मैच फिक्सिंग की बात कर न सिर्फ चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए बल्कि भाजपा पर संविधान और लोगों को मिले संवैधानिक अधिकारों को छीनने के गलत आरोप भी लगाए। भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने राहुल गांधी द्वारा लगातार और बार बार इस तरह के बयान देने का हवाला देते हुए चुनाव आयोग से नोटिस देने की बजाय कठोर कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही आयोग से राहुल गांधी के भाषण पर रोक लगाने की भी मांग की है। अपने ऑफिशियल हैंडल पे, एक्स हैंडल पे, अपने इंस्टाग्राम पे हैंडल पे उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी की फोटो लगा के और ये आरोप लगाया कि उन्होंने एक ऐसी स्टेटमेंट दी है कि बलात्कारियों के लिए, रेपिस्ट के लिए, उनको बचाने के लिए मैं जान भी दे दूंगा। ये कमाल की बात है, एक इतना लो लेवल पॉलिटिकल डिस्कोर्स। और कल कहा उन्होंने कि अभी कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, उसको कैंसिल कर दिया जाएगा, देश जो है टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और देश में आग लग जाएगी। एक रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी अपने ऑफिशियल हैंडल से ऐसी बात करे या उनके जो नेता हैं वो ऐसे आरोप लगाए जो बिल्कुल विदाउट बेसिस हैं। हमने इलेक्शन कमीशन के सामने ये बात रखी और हमने उनसे कहा कि ये नोटिस वाली बात नहीं है, इस पर तो अब सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। राहुल गांधी और कांग्रेस के नेता और घमंडिया गठबंधन के नेताओं पे कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि वह चुनाव हार रहे हैं, उनको मालूम है। पूरे देश भर उनका सुपड़ा साफ हो रहा है। इस प्रकार के वक्तव्य, लगातार निंदनीय वक्तव्य वो देते रहेंगे और जिससे मतदाता जो है, वोटर्स है, उनके मन में भयंकर रोष है और उनके मन में भी गुस्सा है कि इनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई की जाती है। इसलिए हम लोगों ने चुनाव आयोग से मांग किया है कि सारे वक्तव्यों को देखा जाए। एक नहीं 50 ऐसे वक्तव्य उन्होंने दिए हैं जो उनको नहीं देना चाहिए।
मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, इन भाषाओं का उपयोग कर ही नहीं सकते, वैसे भी नहीं कर सकते, इसलिए कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। दरअसल दिल्ली के रामलीला मैदान में रविवार को विपक्षी इंडी गठबंधन की लोकतंत्र बचाओ रैली में राहुल गांधी ने कहा था कि भाजपा लोकसभा चुनाव में मैच फिक्सिंग की कोशिश कर रही है। इसी के साथ ये भी कहा कि अगर इस बार भी भाजपा ने सरकार बना ली तो वो संविधान बदल देगी और लोगों के अधिकार छीन लेगी। आइए आपको सुनाते हैं राहुल गांधी ने कल क्या कहा था। मैच फिक्सिंग का चुनाव बीजेपी जीते और उसके बाद संविधान को उन्होंने बदला तो इस पूरे देश में आग लगने जा रही है। देश नहीं बचेगा। ये चुनाव हिंदुस्तान को बचाने वाला चुनाव है। दिल्ली के रामलीला मैदान में रविवार को हुई इंडी गठबंधन की लोकतंत्र बचाओ रैली में जहां मंच फुल नजर आया तो वहीं मंच के नीचे भीड़ नदारद दिखी। रैली में राहुल गांधी के विवादित बोल के अलावा भ्रष्टाचार के मामले में जेल में बंद अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन की पत्नियां भी सुर्खियां बनी। चुनाव के बीच हुई इस रैली में विपक्ष की ओर से रखे गए एजेंडे में स्पष्टता की भी कमी दिखी। कांग्रेस के 5 न्याय हों या फिर रैली में सहयोगियों से सलाह मशविरा किए बिना ही एक तरफा केजरीवाल की 6 गारंटियों का अन्य विपक्षी दलों के नेताओं ने कोई जिक्र नहीं किया। रैली में प्रमुख मुद्दों को लेकर संयुक्त रूप से एक मैनिफेस्टो या कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जैसी चीजों को लेकर भी स्पष्टता सामने नहीं आई। वहीं रैली में अंदरूनी अंतर विरोध भी साफ नजर आए क्योंकि केजरीवाल का संदेश पढ़ते समय सुनीता केजरीवाल जिक्र करती रहीं कि कैसे 70 साल में कोई काम नहीं हुआ, जबकि कांग्रेस सुनती रही। वहीं मंच पर टीएमसी के नेता डेरेक ओब्रायन तो नजर आए, लेकिन पश्चिम बंगाल में टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ये कहती नजर आई कि पश्चिम बंगाल में लेफ्ट और कांग्रेस को वोट देने का मतलब बीजेपी को वोट देना होगा। रामलीला मैदान में कल हुई इंडी गठबंधन की रैली का जिक्र करते हुए बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने अपना गुरु बदल लिया है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के पुराने आरोपी अब केजरीवाल के बचाव में सामने आ रहे हैं और सारे भ्रष्टाचारी मिलकर एक दूसरे के सपोर्ट में रैली कर रहे हैं। हिंदी में कहावत होती है, गुरु गुड़े रहे चेला शक्कर हुई गए। तो गुरु ने तो कहा था हम राजनीति में नहीं आएंगे, चेला राजनीति में आके मुख्यमंत्री भी हुए लिए। परंतु कल उन्होंने एक दूसरी रैली की जिसमें उनके गुरु बदल गए। गुरु लालू प्रसाद यादव जी हो गए। स्वघोषित कट्टर ईमानदार दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी के समर्थन में भ्रष्टाचार के पुराने आरोपियों और पुराने गुनाहों में आबद्ध रहे तमाम राजनीतिक दलों ने उनका समर्थन किया था। वहीं भाजपा नेता शाजिया इल्मी ने भी कहा कि एक समय था जब अरविंद केजरीवाल सभी चोरों के खिलाफ लड़ते थे, लेकिन अब सारे चोर और भ्रष्टाचारी उन्हें बचाने में लगे हैं। हम लोग सब इकट्ठा होते थे, केजरीवाल जी लहराते थे वो फर्रे सबूतों के और कहते थे निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। और वही चोर आपने देखे जिनको कहते थे वो चोर, जिनके खिलाफ सबूत लेकर वो पर्चे लहराते थे, चार्जशीट लेके घूमते थे, वो सारे के सारे चोर जिनको केजरीवाल जी चोर कहते थे और हम सब उनके साथ थे, वही सारे चोर उनके बचाव में कल उतरे। और इसी पर और ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। विजय त्रिवेदी, वरिष्ठ पत्रकार, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और आपसे जानना चाहेंगे, बहुत ज़्यादा प्रचार और सुर्खियों में ये रैली थी, लेकिन क्या कुछ आउटकम निकल कर आया इस रैली का? और जिस तरह से राहुल गांधी के बिगड़े बोल इसमें दिखाई दिए, लोकतंत्र बचाओ रैली, लेकिन संवैधानिक संस्थाओं पर ही वो हमला करते हैं, देश के टुकड़े की बात करते हैं, आग लगाने की बात करते हैं, आग लगने की बात करते हैं। बीजेपी हालांकि चुनाव आयोग के पास गई है, कितना जायज बीजेपी की शिकायत लगती है और क्या सही में लोकतंत्र बचाने जैसी कोई चीज इस रैली में दिखाई दी? देखिए रमा जी, कल की रैली में ज्यादा उम्मीद थी लोगों को कि एक कोई लोकतंत्र के लिए या उनका कोई विजन है देश को आगे बढ़ाने का, उस विजन पे कोई काम होगा, कोई कॉमन विजन मिनिमम प्रोग्राम पर बात होगी।
कैसे देश को आगे ले जाना है और क्यों इस सरकार को हटाना है, इनमें से किसी भी विषय पे कोई स्पष्ट बात वहां पर नहीं थी। लोकतंत्र बचाव का पहला तरीका होता है कि संवैधानिक संस्थाओं को बचाकर रखें, संवैधानिक संस्थाओं पर हमला न करें। खासतौर से वो बड़ी पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी हो, देश में 50, 60, 70 साल राज किया हो, सरकार में रहे हों, तमाम तरीके की बातें की हों, यदि वो संवैधानिक संस्थाओं पर हमला करती हैं तो ये ज्यादा खतरनाक भी होता है और चिंता की बात भी होती है, क्योंकि लोकतंत्र संवैधानिक संस्थाओं से बचता है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो या और तमाम तरीके की जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं। लेकिन आजकल एक फैशन बन गया है कि सरकार पर हमले के लिए आप संवैधानिक संस्थाओं पर हमला करें, जिस बात हो रही है। लोकतंत्र बचाने का एक तरीका है, यदि हम देखें पिछले 10 साल के ही चुनाव करें, क्योंकि आजकल चिंता 10 साल की ज्यादा हो रही है, तो पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी करीब 45 से 50% चुनाव हारी है, यानी नॉन बीजेपी पार्टी चुनाव जीती है। यानी क्या ये कहा जाए कि ये चुनाव बेईमानी से हुए थे? ये सवाल हो सकता है। अभी हाल ही के चुनाव देखिए, तेलंगाना का चुनाव देखिए, हिमाचल का चुनाव देखिए, कर्नाटक का चुनाव देखिए, पंजाब का चुनाव देखिए, तमाम तरीके के विधानसभा चुनावों में और आज भी 11-12 राज्यों में नॉन बीजेपी गवर्नमेंट काम कर रही है। तो इसका मतलब वही चुनाव आयोग ही तो इन सब जगह चुनाव करवा रहा है। जब बार बार ईवीएम को लेकर भी चर्चा होती है या संविधान में चुनाव आयोग की मैच फिक्सिंग की बात हुई थी, ये जो 11 राज्यों में, 10 राज्यों में, 8 राज्यों में, 15 राज्यों में या 50% जो चुनाव बीजेपी हारी है वो मैच फिक्सिंग के तहत हारे गए हैं। तो तर्क की बात करने की, फैक्ट्स की बात करने की चर्चा होनी चाहिए कि किस तरह से हम बात करते हैं। या तो हो क्या रहा है आजकल की, जब यदि सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला दे, चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव था, जब फैसला दिया गया तो कहा गया कि जुडिशरी की जीत है, सुप्रीम कोर्ट ने ईमानदारी की बात की है। कोई फैसला आपकी पसंद का नहीं हो तो आप कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट भी सरकार के अधीन चल रहा है, इशारे से चल रहा है। चुनाव आयोग को भी चल सकता है। अब चुनाव आयोग सुप्रिया सुले जी जो कांग्रेस के नेता हैं और दिलीप घोष जो बीजेपी के सांसद हैं, दोनों को नोटिस दे, तब आप किस तरह से उसको चैलेंज कर रहे हैं। बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी आज गई है तो चुनाव में लगातार ये चर्चा होती रहती है कि चुनाव आयोग को क्या करना चाहिए। हम बार बार बात करते हैं कि चुनाव आयोग को मुझे लगता है कि और ज्यादा अधिकार देने की जरूरत है, ताकि वो ज्यादा सशक्त तरीके से इन सब चीजों पर कोई रोकथाम कर सके। अभी केवल एक नोटिस देने की जो कार्रवाई होती है उस पर काम चलता है और वो लोग सोचते हैं कि हाँ चुनाव हो जाएंगे, तब तक तो देखा ही जाएगा। विजय जी, एक बात और निकल कर आती है, विपक्ष के पास क्या तर्कों का अभाव है? सीधे संवैधानिक संस्थाओं पर हमला कर दो अगर आपके पास कुछ नहीं है। और दूसरा, एक चीज आपसे और समझना चाहेंगे, मंच पर भीड़ काफी दिखाई दे रही थी, लेकिन जो पीछे लोग थे वो उसमें इतनी भीड़ दिखाई नहीं दे रही थी जितनी की उम्मीद की जा रही थी, जितनी की कहा गई थी। और एक चीज आपसे और हम जानना चाहेंगे कि इसमें कहीं ना कहीं जो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो विपक्ष का है वो भी इसमें उसका अभाव दिखाई दिया। ममता बनर्जी उसी दिन कांग्रेस पर और लेफ्ट पर हमला करती हैं, कहती हैं उनको वोट देना, बीजेपी को वोट देना है। डेरेक ओब्रायन कहते हैं कि गठबंधन का हिस्सा है और रहेंगे। तो ये किस तरह का गठबंधन है? मतलब जो आपके निजी स्वार्थ हैं वो गठबंधन के जो धर्म है उससे ऊपर जाकर आते हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें भी एक विभेद, एक टूट नजर आती है। तो बिल्कुल ठीक बात है। और जब आपने गठबंधन की कल रैली की, उसमें ज्यादातर पार्टियों के बड़े नेता थे। ये बड़ा एक तरह से बड़ी रैली मैं मानता हूँ इंडिया गठबंधन की, जिसमें एक साथ बड़े रहे। लेकिन ममता बनर्जी नहीं है। आप देख रहे हैं कि इस पूरे गठबंधन में ममता बनर्जी कांग्रेस से किस तरह से दूरी बना रही है। पहले हो रहा था कि वेस्ट बंगाल में वो दोनों मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो वहां पर अकेले हो गए, और वो बार बार समझते हैं कि कांग्रेस से दूरी बनाकर रखना उनके लिए फायदे की बात है। नहीं तो उद्धव ठाकरे वहां मौजूद है, शरद पवार वहां मौजूद है, सोनिया गांधी वहां मौजूद है, राहुल गांधी वहां मौजूद है, और तमाम पार्टियों के सीताराम येचुरी और तमाम नेता मौजूद हैं, महबूबा मुफ्ती है, अखिलेश यादव है, लेकिन ममता बनर्जी वहां नहीं है। तो एक तो यही समझना चाहिए कि वो इस गठबंधन के साथ नहीं रहना चाहती या दूरी बनाकर दिखाना चाहती। दूसरी बात वो हो रही है क्योंकि भ्रष्टाचार की बात हो रही है। आपने देखा कि ये रैली मोटे तौर पर अरविंद केजरीवाल साहब की गिरफ्तारी को लेकर या अब जेल चले गए हैं तो वहां के समर्थन में आम आदमी पार्टी ने जुटाई थी। भ्रष्टाचार के खिलाफ ये मसला भ्रष्टाचार को लेकर, शराब घोटाले को लेकर है, लेकिन जो मंच पर लोग थे उनमें से ज्यादातर पर बहुत लंबे समय से भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं। कुछ लोग जेल भी चले गए हैं, कुछ लोग जेल से लौट भी आए हैं, लेकिन लगातार क्या एक आपके पास मोरल हाई ग्राउंड होता है भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने का। और शायद ये भी एक बड़ी वजह हो कि ममता बनर्जी उससे एक डिस्टेंस बनाकर रखना चाहती है। आपने देखो बार बार वो इससे बिल्कुल कई बड़ी वजह इसमें नजर आई। और विजय जी, एक महत्वपूर्ण बात
बिल्कुल, जो चर्चा में रही वो ये भी रही कि किस तरह से जो अरविंद केजरीवाल की फोटो थी वो माइक के पास से कांग्रेस द्वारा हटा दी गई। तो ये भी अपने आप में कई ऐसी चीजें हैं जो सवाल खड़े करते हैं। आपसे और भी मुद्दों पर जानकारी लेंगे, लेकिन हम अपने दर्शकों को बता दें कि चुनाव आयोग ने महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में भाजपा सांसद दिलीप घोष और कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत को सख्त चेतावनी दी है। आचार संहिता उल्लंघन पर जारी नोटिस का जवाब जो है मिलने के बाद चुनाव आयोग ने कहा कि दिलीप घोष और सुप्रिया श्रीनेत ने आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। आयोग ने उन्हें आदर्श आचार संहिता की अवधि के दौरान सार्वजनिक बयानों में सावधानी बरतने की चेतावनी भी दी है। चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि अगली बार से उनकी चुनाव संबंधी भाषणों पर आयोग द्वारा विशेष निगरानी रखी जाएगी। और आपको यह भी बता दें कि कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने फिल्म अभिनेत्री और हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत के खिलाफ विवादित पोस्ट किया था, जबकि दिलीप घोष ने टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। Bharti Hexacom Limited, a subsidiary of Bharti Airtel Limited, now proposes an initial public offer of equity shares. The 100% book built offer is being offered at a price band of Rs 542 to Rs 570 per equity share of face value Rs 5 each. Offer opens on Wednesday, April 3rd, 2024. Offer closes on Friday, April 5th, 2024. The anchor investor bidding date is Tuesday, April 2nd, 2024. For risks involved and other details, please refer to the Red Herring Prospectus dated March 22nd, 2024, which is available on the websites of the company, SEBI, the BRLMs and the stock exchanges. मैं क्या जी सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए एसएमएस या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद जनादेश में फिर से आपका स्वागत है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा 1974 में कच्चातीवी द्वीप श्रीलंका को सौंपे जाने का मुद्दा लोकसभा चुनाव के दौरान तमिलनाडु में प्रमुख मुद्दा बनता जा रहा है। बीजेपी इसे जोर शोर से उठा रही है। इसी मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर कांग्रेस और डीएमके पर निशाना साधा। सोशल मीडिया मंच एक्स पर उन्होंने कहा, बयानबाजी के अलावा डीएमके ने तमिलनाडु के हितों की रक्षा के लिए कुछ नहीं किया है। कच्चातीवू पर सामने आए नए विवरणों ने डीएमके के दोहरे मानकों को पूरी तरह से उजागर कर दिया है। कांग्रेस और द्रमुक पारिवारिक इकाइयां हैं। उन्हें केवल इस बात की परवाह है कि उनके अपने बेटे बेटियां आगे बढ़ें। उन्हें किसी और की परवाह नहीं है। कच्चातीवू पर उनकी संवेदनहीनता ने विशेष रूप से हमारे गरीब मछुआरों और खासकर महिला मछुआरों के हितों को नुकसान पहुंचाया है। कच्चातीवू द्वीप पर भाजपा अध्यक्ष के अन्नामलाई के आरटीआई पर मिले जवाब में हुए खुलासे के बाद से ही इस मुद्दे पर सियासी घमासान तेज हो गया है। रविवार को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले सोशल मीडिया मंच एक्स पर और फिर मेरठ की रैली में भी कच्चातीवू मुद्दे को लेकर कांग्रेस और विपक्षी दलों पर जोरदार हमला बोला था। आज विदेश मंत्री और बीजेपी नेता एस जयशंकर ने भी कच्चातीवू के मुद्दे पर कांग्रेस और डीएमके को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि कच्चातीवू मुद्दे पर सबसे ज्यादा भारतीय मछुआरों को परेशानी हुई। बीते 20 सालों में 6,184 भारतीय मछुआरों को हिरासत में लिया गया और 1,175 नौकाएं जब्त हुई। उन्होंने ये भी कहा कि इस मुद्दे पर लोगों के बीच पूरा सच सामने लाने की जरूरत है। This is not just one prime minister, whether it was Pandit Nehru or whether it was Indira Gandhi. This very dismissive attitude, this little rock, this small island of no importance, this was the historic Congress attitude towards Kachati. I have spoken about what was the approach of the central government and of the Congress party. But you have to ask yourself,
would it have been possible if there was no connivance at the state level? Look at the parliament records. Anything, there was a discussion even on anti-piracy legislation. The DMK members stood up immediately and said, Kachativu, Tamil Nadu fishermen. We support it. But they should take responsibility for the actions of, their leader and their party and the state government which they led. And so should the Congress. I mean, if their policies, their conscious decisions and things which they had as a deal between them, if this deal led to this situation, they should own up to it. कच्छातीवी को श्रीलंका को सौंपे जाने के मुद्दे पर एआईएडीएमके ने भी डीएमके और कांग्रेस की मिलीभगत को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। दक्षिण चेन्नई लोकसभा सीट से एआईएडीएमके उम्मीदवार जे जयवर्धन ने कहा कि डीएमके ने हमेशा तमिलनाडु के लोगों के अधिकारों को छीना है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि डीएमके ने कांग्रेस के साथ मिलकर हमेशा ये सुनिश्चित किया कि जो हिस्सा भारत का है वो श्रीलंका को दे दिया जाए। It has always been the stance of the ADMK that with regards to Kachativu, DMK always has given away the rights of the people of Tamil Nadu, whether it's Kachativu, whether it's Kaveri issue, whether it's Mullai Periyar issue. It has always been ADMK which is a harbinger which makes sure that rights are got, whether it's through Supreme Court, whether it's through political base. We have always stood for the rights of people of Tamil Nadu. But DMK, it is a very well known fact that 1974, 1976, DMK in collision with Congress had made sure that what was part of India has been ceded away to Sri Lanka. So this has been we have been continuously protesting against what DMK and Congress has done for such a long time. BJP taking this into hand during the election time is just nothing but politics. हालांकि वामदल, डीएमके और कांग्रेस का कहना है कि चुनाव को देखते हुए बीजेपी इस मुद्दे को उछाल रही है ताकि इसका फायदा चुनाव में उठाया जा सके। अब 10 साल से सरकार में है, अब आपको पता नहीं तो किसको पता है? और आप क्या कर रहे थे ये 10 साल? क्यों नहीं सफाई किया इसके बारे में? और उल्टा अब जब चुनाव आ रहे हैं इसको एक सवाल की तरफ पेश कर रहे हो आप ताकि इसका कोई फ़ायदा उठाने की कोशिश करें, जिसका कोई उनको फ़ायदा मिलने वाला नहीं है। इस तरीके से पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को बिगाड़ने वाली बात, ये हम समझते हैं कि देश के हित में नहीं है। The problem with BJP, RSS and Mr. Modi is that when they are slapped in their faces in Tamil Nadu, when people are rejecting them again, they want a diversionary tactics. Government of India, headed by Mrs. Indira Gandhi ji, has signed an agreement called Indira Gandhi Sirimambo Bandaranayaka Agreement. In that time, to save 6 lakh Tamils. Mind it, Mr. Modi, 6 lakh Tamils. Their welfare to those Tamils from the garden areas of Sri Lanka has they were settled in Tamil Nadu. It is the Congress. Yes, the Congress did it. It was an historical wrong. People voted them out of power in 2014. In the last 10 years, you were here in power. What have you done? तो राजनीतिक बयानबाजी इस मुद्दे पर काफ़ी तेज़ हो गई है और एक छोटी सी प्रतिक्रिया हम अपने ख़ास मेहमान से भी इस पर ले लेते हैं। विजय जी, आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे, बेहद संवेदनशील ये मुद्दा है और राष्ट्रहित की बात किसी ना किसी तरह से हर पॉलिटिकल पार्टी ने अपने स्टेटमेंट में इस्तेमाल की है, लेकिन जिस तरह से ये जो समझौता हुआ था 1974 में और उसके बाद 1976 में जो कुछ बात सामने आई, तत्कालीन प्रधानमंत्रियों के जो स्टेटमेंट्स इस पर रहे, इसका पूरा सच आना और इस मुद्दे को जनता के बीच लाना कितना जरूरी था? ये बहुत जरूरी है और मैं इस पर नहीं जा रहा कि क्या इसका इलेक्शन के टाइम में फायदा होगा नहीं होगा भारतीय जनता पार्टी को। ये मुद्दा केवल इलेक्शन का नहीं है, ये मुद्दा है देश की संप्रभुता का, देश की जो जमीन है, देश का जो इलाका है, उसको किस तरह से दिया गया, क्या उस पर ये सच आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। अभी आप देख रहे थे कि डीएमके जो उनके साथ की पार्टी है वो भी कांग्रेस पर हमलावर है, कांग्रेस पर आरोप लगा रही है कि किस तरह से काम किया। और कांग्रेस और एक चीज और मैं जोड़ दूं,
अच्छा जो इसमें आपने जिक्र किया कि कांग्रेस और डीएमके का रिलेशनशिप को आप ध्यान कीजिए। एक बार 30 साल पहले जब यूनाइटेड फ्रंट की गवर्नमेंट थी तो इसी कांग्रेस जो बाहर से सपोर्ट कर रही थी उसने राजीव गांधी हत्याकांड में जैन कमीशन की रिपोर्ट पर के मामले पे इतना हंगामा किया और डीएमके को बाहर करने के लिए वो सरकार गिरा दी। तो वो अलग अलग वक्त पर अलग अलग तरीके से रुख अख्तियार करते हैं और कांग्रेस को भी इस पर साफ आना चाहिए। इसलिए बिल्कुल राजनीति को अगर अलग रख दें तो बेहद महत्वपूर्ण ये जो मुद्दा है और इसका सच आना भी चाहिए सामने। विजय जी, समय हमारे पास सीमित है, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर चल रहे विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। न्यूज चैनल थांती टीवी को दिए विशेष साक्षात्कार में प्रधानमंत्री ने कहा, इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम से ही पता चल पा रहा है कि कौन सा पैसा किसने कब और किसको दिया। 2014 के पहले जितने चुनाव हुए, चुनाव में खर्चा तो हुआ ही होगा ना, बिना खर्चा नहीं। कौन एजेंसी है जो मैं बता पाए कि पैसा कहां से आया था, कहां गया और किसने खर्च किया है? क्या ये तो मोदी ने इलेक्ट्रॉनल बॉन्ड बनाया था, इसके कारण आज आप ढूंढ पा रहे हो कि पैसा बॉन्ड किसने लिया, कहां दिया, कैसे। वरना तो पहले तो पता ही नहीं था, चुनाव था तो खर्चा होता था। आज आपको ट्रेल मिल रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉनल बॉन्ड थे, कोई व्यवस्था पूर्ण नहीं होती, कमियां हो सकती है, उसको कमियों को सुधारा जा सकता है। कम से कम इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड होता तो आपको बस जानकारी होती भाई यहां से यहां गया, यहां गया, यहां गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष द्वारा सरकार पर केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोपों पर भी जवाब दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसियां स्वतंत्र तौर पर काम करती हैं। क्या ये ईडी हमारी सरकार आने के बाद बना है? नहीं। पीएमएलए का कानून क्या है, हमने आकर के बनाया? नहीं, पहले से था। अब सवाल यह है कि ईडी ने काम क्या किया है। एक स्वतंत्र एजेंसी है, वो स्वतंत्र रूप से काम कर रही है, न उसे हम रोकते हैं न उसे हम भेजते हैं। 7000 मैटर्स उसमें पॉलिटिशियन से जुड़े हुए 3% से भी कम। दूसरा, अब देखिए जब उनका समय था, उनके यहां 5-10 साल में जो कैश उन्होंने पकड़ा वो सिर्फ 35 लाख। हम लोगों ने जो कैश पकड़ा वो करीब 2200 करोड़ है, 2200 करोड़ रुपीस। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के जोधपुर में चुनावी रैली को संबोधित किया। अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने पिछले 10 सालों में तरक्की का नया कीर्तिमान स्थापित किया है। उन्होंने कहा कि यूपीए के कार्यकाल में भारत 11वीं नंबर की अर्थव्यवस्था के रूप में रहा, जबकि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया की 5वीं आर्थिक शक्ति बन गया है। जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कोटपुतली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को एक चुनावी रैली को संबोधित करने वाले हैं। कोटपुतली रैली ग्राउंड का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे और उन्होंने तैयारी का मुआयना किया। राजस्थान बीजेपी आईटी सेल के सह संयोजक विकास शर्मा ने डीडी न्यूज के साथ विशेष बातचीत करते हुए कहा कि राजस्थान की 25 सीट बीजेपी जीतेगी। हम जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र के कोटपली में हैं, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी की मंगलवार को रैली होनी है और इस रैली को सफल बनाने के लिए एरी चोटी का जोर लगा रहे हैं। हमारे साथ विकास शर्मा हैं जो आईटी सेल के राजस्थान के को कन्वेनर हैं, वो भी हमारे साथ रैली ग्राउंड पर मौजूद हैं। विकास जी, कैसे देखते हैं राजस्थान में चुनाव प्रचार की उल्टी गिनती जो है शुरू है, तमाम लोग कैंप कर रहे हैं, कितना उमंग है, कितना जोश है पीएम मोदी को लेकर? ये लोकसभा का चुनाव तो अब की बार पिछले चुनाव के कंपैरिजन में अगर आपने देखेंगे तो एक ऐतिहासिक चुनाव होगा और ऐतिहासिक रिजल्ट आएगा। सिर्फ ये चुनाव ओनली फॉर बहुमत के लिए ही नहीं किया जा रहा, सिर्फ और सिर्फ हमारा भारतीय जनता पार्टी का ये चुनाव इस दरमियान पे सिर्फ और सिर्फ जो पिछली बार जीत का जो मार्जिन कम था, इस बार वो जीत का मार्जिन अतिरिक्त बढ़ेगा, इस उद्देश्य से ये चुनाव लड़ा जा रहा है। आप ये देखेंगे ये जो सभा का जो आगाज है, माननीय प्रधानमंत्री जो राजस्थान से इस सभा का जो आगाज विजयी शंखनाद रैली का जो आगाज करने जा रहे हैं, उससे ये ऐतिहासिक जीत में जयपुर लोकसभा ग्रामीण की नहीं पूरे राजस्थान की सीटों के अंदर काफी अच्छा जो जीत का अंतर होगा।
तो बीजेपी का दावा है और सभी दल दावे करते हैं और दावे प्रति दावे, और क्या कुछ कहना है जनता का, क्या है मुद्दों की विशेषता, ये हम आपको लगातार बताते रहेंगे। लेकिन फिलहाल हम लेना चाहेंगे आपसे इजाज़त। कुछ ही देर में देखिए चुनावी चकलस आर्यन प्रताप सिंह के साथ। नमस्कार।